और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं भोपाल। उमा भारती संबोधित कर रहे हैं। छोटे भाई और इस दिशा में क्रांतिकारी कार्य करने वाले श्री चिन्मय पांड्या जी, यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर अशोक वासुदेव जी, श्री प्रेम सिंह जी पटेल जी, मंच पर विराजमान सभी धर्मों का वंदनीय संत समाज तथा यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए एक क्रांतिकारी अभियान की शुरुआत की है, लोगों की ज़िंदगी और लोगों की जवानी बचाने की शुरुआत की है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो भारतवर्ष की नाभि है। ये नाभिकीय केंद्र है भारतवर्ष का। नाभि अगर टर जाए तो पूरा शरीर खराब हो जाता है, और नाभि अगर ठीक चले तो पूरा शरीर ठीक रहता है। इसलिए यहाँ जो घटेगा उसका व्यापक प्रभाव पूरे देश पर होता है। शिवराज जी ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की तो पूरे देश के जो हमारी पार्टी की बिना सरकार के भी जो राज्य हैं उनने भी इसको बहुत अच्छा माना और इसका अनुकरण किया। कन्या विवाह योजना का भी अनुकरण किया। ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनके बारे में मैंने हमेशा बोला कि शिवराज जी ने विकास किया है और मानवीय संवेदनाओं के साथ में विकास किया है, संवेदनशीलता और विकास का मेल किया है। जब नशा व शराब की बात आई तो मुझे यकीन हो गया है कि आज जिस कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए उनने स्वनाम धन्य महापुरुषों को बुलाया है और आप लोगों को बुलाया है, तो जिस प्रकार के प्रयास उनके होंगे इसका परिणाम ये निकलेगा हमारी सरकार के प्रयासों का कि मध्य प्रदेश इस मामले में भी एक मॉडल स्टेट बनेगा और दूसरे राज्य हमसे सीखेंगे कि कैसे नशे और शराब के ऊपर हमको नियंत्रण करना है। मैं आज बहुत पैदल चली हूँ, असल में कर्फ्यू वाली देवी, फिर काली मंदिर और फिर मिंटो हॉल के महात्मा गांधी जी तक। तो माफ़ करना, बीच बीच में खांसूंगी ज़रूर और मैं कम ही बोलना चाहती हूँ क्योंकि पानी भी पीते रही ठंडा। हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने उसके पहले वो कभी संसद में आए ही नहीं थे, मतलब संसद देखने भी नहीं आए थे, उन्होंने खुद बताया। तो उनका जो पहला भाषण हुआ प्रधानमंत्री के तौर पर तो मैं बहुत गौर से सुन रही थी कि उनकी मेडन स्पीच क्या है। तो मुझे वो याद है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो बात इस नशा और शराब अभियान पर भी लागू, मुक्त करो अभियान पर भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई बहुत पहले से चली, 1857 में और तेज हुई और अंत में 1947 में भारत आज़ाद हुआ। लेकिन इस पूरे क्रम में सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत को आज़ादी प्राप्त करने में तब सफलता मिली जब आज़ादी जन अभियान में बदल गया, जन आंदोलन में बदल गई आज़ादी की मांग। और जैसे ही आज़ादी की मांग जन आंदोलन में बदल गई, जो कि गांधी जी ने किया, क्रांतिकारियों की शहादत उसके पीछे से शक्ति प्रदान कर रही थी। और जैसे ही आज़ादी की लड़ाई एक जन आंदोलन में बदली, भारत आज़ाद हो गया। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि जब नशे और शराब को हम एक जन आंदोलन में बदल देंगे जिसमें सरकार की अपनी भूमिका रहेगी और समाज की अपनी भूमिका रहेगी और दोनों बराबर अपना रोल निभाते जाएंगे, सरकार अपना रोल निभाती जाएगी और समाज अपना रोल निभाता जाएगा, तो निश्चित रूप से हम नशे और शराब से लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। और इस रोल में हमें एक 10 साल का इंडेक्स निकाल के देखना होगा। दुर्घटनाएं कितनी हो रही हैं, मरने वाला या तो पिए होता है या नशे में होता है, मारने वाला या तो पिए होता है और नशे में होता है, दुष्कर्म कितने हो रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानियाँ कितनी हो रही हैं, वो अधिकतर लोग नशे में होते हैं। लड़ाई झगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्यों बिगड़ रही है, स्वास्थ्य का इंडेक्स देखना पड़ेगा, वो क्यों बिगड़ रहा है।
लोगों के लिवर, लोगों की किडनी क्यों खराब हो रही हैं और इसमें कितना पैसा स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों का खर्च हो रहा है, तो हमको समझ में आएगा कि हमारे लिए नशा और शराब कितने भारी पड़ रहे हैं। और ऐसे में समाज को और सरकार को एक साथ मिल के तैयारी करनी पड़ेगी। एक नियंत्रित वितरण प्रणाली शराब की, इसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से हो। और जो महिलाएं यहाँ हैं, मैं आज उनसे अपील करूँगी, जो लड़कियाँ खास करके यहाँ आई हुई हैं, उनको मैं अपील करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी भर कुंवारी रहिए, लेकिन उस लड़के से शादी मत करना जो नशा करता हो या शराब पीता हो। मना कर देना, कुंवारे रह जाएंगे, लेकिन नशेड़ी और शराबी से शादी नहीं करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको बेटी बचाओ करना है तो उसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। दहेज पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा और शादी की फिजूल खर्ची बंद करनी पड़ेगी, जिसके कारण लड़की हर बाप को प्यारी होती है, लेकिन ये 2 चीज़ें उसके लिए भारी पड़ जाती हैं। ये नशा और शराब की तरह इसमें भी दोनों की भूमिका है, समाज की और सरकार की। समाज को, सरकार को कड़ाई बरतनी पड़ेगी दहेज के विषय पर और शादी की फिजूल खर्ची के विषय पर। और लड़कियों को तय करना पड़ेगा कि हमारे माँ बाप जिस लड़के को खरीद करके हमें देंगे वो हमारा नौकर हो सकता है, लेकिन हमारा पति नहीं हो सकता है। ये उनको तय करना पड़ेगा और उनको अपने माता पिता को कहना पड़ेगा कि जो खर्च आप मेरी शादी में या लड़के को खरीदने में करना चाहते हैं वो मेरी पढ़ाई में करो। मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, प्रोफेसर बनूंगी और 10 लड़के मेरे दरवाजे पर खड़े होंगे और मैं तय करूंगी कि मुझे किसको जीवन साथी बनाना है या नहीं बनाना है। मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी। इसी प्रकार से जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं उन सबको भी इसमें पैरेलल काम करना होगा। और इस पैरेलल काम को करने में जो लोग बहुत सफल हुए हैं उनमें से आदरणीय चिन्मय पांड्या जी यहाँ पर मौजूद हैं और श्री कमलेश दाजी जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, बाबा रामदेव जो यहाँ पर मौजूद हैं, बाबा ने लोगों को योग की ओर लगाया, ध्यान की ओर लगाया। आज मैं बाबा के बगल में बैठी बैठी कह रही थी कि बाबा आप दोनों काम करते हो, मेडिटेशन भी करते हो और एजिटेशन भी करते हो। जिन लोगों को मेडिटेशन चाहिए उनके लिए मेडिटेशन करते हो और जिनको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी अभियान की ज़रूरत है तो उसके लिए एजिटेशन करते हो। इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें समाज और सरकार दोनों को मिलकर के परस्पर सहभागी होकर के इसमें अगर हमने प्रयास किया, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जिसमें सरकार और समाज को एक साथ काम करना होगा। शराब एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक भूमिका सरकार की भी है कि वो नियंत्रित वितरण शराब प्रणाली की ओर जावे। एक नियंत्रित वितरण शराब प्रणाली धार्मिक स्थान से कितना दूर, शिक्षण स्थान से कितना दूर, मजदूर की बस्ती से कितना दूर, महिलाओं के जमावड़े से कितना दूर, और सरकार ये तय करे कि जो आदमी शराब पी करके सड़क पर चलता दिखाई दे उसको थाने में बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अमेरिका में अमेरिकन राष्ट्रपति की लड़की शराब पीती हुई पकड़ी गई तो उसको पुलिस थाने में बिठा लिया गया। यहाँ पर लोग धमकियाँ देते हैं, हमें पकड़ रहे हो, हम विधायक के लड़के हैं, हम जिला परिषद के लड़के हैं, मतलब हम सरपंच के लड़के हैं, हमें नहीं पकड़ सकते। नहीं, इसमें कड़ाई बरतनी पड़ेगी कि तुम शराब पी के बाहर नहीं निकल सकते, सड़क पे खड़े नहीं हो सकते, बाहर नहीं निकल सकते। और घर में माताओं बहनों को बोतल पकड़नी पड़ेगी कि पियोगे तो सुख से नहीं जीने देंगे, रोटी नहीं मिलेगी, घर में घुसने नहीं देंगे तुमको। तब जाकर के समाज और सरकार जब मिलकर इस प्रयास में लगेंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जैसे लड़की को छेड़ने पर समाज के लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसकी पिटाई लगा देते हैं, तो उसको हम बहुत गलत काम नहीं मानते। अगर कोई शराबी आदमी ना माने और शराब पी के चले, पकड़िए उसको, बंद करिए, ना माने तो ठीक करिए, उसको सबक सिखाइए उसको इस बात का कि क्या वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता। पुलिस कड़ाई बरते इस मामले में। जब इस तरह से हम नशा और शराब पर एक कड़ाई के साथ में चलेंगे तो हम मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से ये काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये नाभिकीय केंद्र है,
जब 2003 का चुनाव हुआ तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने प्रधानमंत्री को कहा था कि मध्य प्रदेश जो है ना, ये भारत माता की नाभि है, यहाँ जो परिवर्तन होगा वो पूरे देश में व्यापक हो जाएगा वो परिवर्तन। और सचमुच में आप देखिए कि पूरे देश में वो परिवर्तन व्यापक हो गया। और इसलिए कोई भी व्यक्ति असमर्थ नहीं है, समाज असमर्थ नहीं है, पुलिस असमर्थ नहीं है, शासन और प्रशासन असमर्थ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी असमर्थ नहीं है, स्त्रियां असमर्थ नहीं हैं। लेकिन किसको क्या प्रयास करना है, इसका बंटवारा ठीक से हो जाए और उसमें कड़ाई का बर्ताव हो जाए और उसमें हम सरेंडर नहीं करेंगे, ये तय हो जाए। मैं अभी बैठे बैठे ही सोच रही थी, दो तरह की लड़ाई हुई है, एक राजा राम ने लड़ी है और एक कृष्ण ने भी लड़ी है। लेकिन राजा राम ने 14 साल का तो धैर्य धारण किया और उसके पहले से रावण राज्य कर रहा था, तब जा कर के रावण मरा। लेकिन कृष्ण को कई बार लगा कि इतना लंबर कन्विंस करने के चक्कर में क्यों पड़ना, तो उन्होंने कहा जा बोल दे अश्वत्थामा हतो। तो युधिष्ठिर बोला मैं झूठ नहीं बोलता। अरे तू प्रतिज्ञा किए रहता है, झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, जा बोल दे अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अब इसमें सालों साल नहीं लगे, एक सेंटेंस लगा और काम हो गया। इसलिए कई बार ऐसा होता है जब आपको दृढ़ता का परिचय देना पड़ता है और उस दृढ़ता का परिणाम आता है। तो कई बातों में दृढ़ता दिखानी पड़ती है, कई बातों में तपस्या और धैर्य दिखाना पड़ता है। एक बार एक संत ने एक राजा ने संत से पूछा कि मुझे सुशासन की व्याख्या बताइए, सुशासन किसको कहते हैं, ताकि मैं सुशासन लाऊं। तो संत ने उसको कहा कि अगर सिर से लेके पांव तक सोने से मड़ी हुई लड़की, सोने के गहने पहने हुए सुंदर लड़की, 16 साल की सुंदर जवान लड़की जंगल में बिना डरे निकल जाए अकेली, तो समझ लेना कि सुशासन आ गया है। अगर महिलाओं को डर लगे तो वो सुशासन नहीं है, अगर सज्जनों को डर लगे तो वो सुशासन नहीं है, अगर विकलांग और असहाय लोगों को हम ठीक से जिंदगी ना दे सकें तो वो सुशासन नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दें। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं पर हम बहुत ध्यान दें। वो कौन सी चीज़ें हैं जो घुटन और कुंठा पैदा करती हैं। आजकल माँ बाप के पास फुर्सत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं टीवी की विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद भी टीवी देखती हूँ, लेकिन माँ बाप टीवी में इतने मगन हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वो बच्चे को बैठ के समझा सकें। बच्चे के अंदर कोई कुंठा आ रही है, कोई घाव आ रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, उसके कपड़े कई बार उतने अच्छे नहीं होते, उसके पास उतनी अच्छी सुविधा नहीं होती, उसकी कुंठा उसके अंदर आती है। माँ बाप को उसको प्यार से समझाना है कि बेटा तुम कपड़े तुम्हारे उतने अच्छे नहीं होंगे, तुम उतने अच्छा टिफिन बॉक्स लेकर नहीं जाओगे, लेकिन जिस दिन IAS IPS और डॉक्टर बन के निकलोगे तुम इनकी छाती पर बैठ करके राज्य करोगे जो तुम्हारे सामने अय्याशी का सामान लेके आते हैं। और उसका परिणाम निकलेगा कि वो लड़का घुटन और कुंठा से निकल करके बाहर आएगा। इसलिए बच्चों को समय दीजिए, बच्चों के लिए समय निकालिए। स्कूलों में भी शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो कि जो स्कूल के शिक्षकगण हैं वो बताएं, गुड लाइफ और बैड लाइफ का फर्क बताएं, अच्छी लाइफ और बुरी लाइफ का फर्क बताएं और उसमें नशे और शराब के बारे में उनको बताएं, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन उस बच्चे के जीवन में आएगा। मैं 2-3 बातों को लेकर के बहुत चिंतित रहती हूँ। एक, नशा और शराब को लेके, और ये मैंने कोई इसके पीछे मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, ये अपने आप हो गया। जब कोरोना का काल आया, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ। जब कोरोना का काल आया तो कोरोना में लॉकडाउन हुआ और फिर लॉकडाउन हटा। तो जिस दिन लॉकडाउन हटा तो गाजियाबाद की एक दुकान का एक सीन टीवी पे आया कि शराब पीने वालों की लाइन लग गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो मेरी तो झक्की खुल गई कि कोरोना काल में लोग कोरोना से मरे हैं, लेकिन शराब नहीं पीने से नहीं मरे हैं। एक व्यक्ति नहीं है जिसने शराब ना पी हो वो मर गया हो, जबकि कोरोना से मरे हैं। तो क्यों ना इसका लाभ उठा लिया जाए और सिलेक्टिव होकर के दुकानें खोली जाएं। ये बात मैंने योगी जी से भी कही और ये बात मैंने शिवराज जी से भी कही कि ये तो साबित हो गया